अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप काइंडली सब अपना रखिएगा। हम बस कुछ देर में शुरू करेंगे, तो काइंडली सब अपना माइक ऑफ कर दें। थैंक यू। ठीक है, हम वेट करेंगे बच्चों को ज्वाइन करने का 1-2 मिनट तक। तब तक मैं आप लोगों से 1-2 बातें पूछ लेता हूँ। आप में से कल किसने C++ का सेशन अटेंड किया था? हैंड रेज करें। आप माइक जब मैं कहूँगा तब ऑन कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चा था जिसने कल C++ का सेशन अटेंड किया। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने बेसिकली सेशन में साथ किस तरह चलना है और मैंने आपको किस तरह करवाना है सी लैंग्वेज को। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बस आप तो उसे 3 मिनट वेट कर लें, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है तो काइंडली हैंड रेस कर दीजिएगा। चलें, ठीक है। चलें, हम शुरू करते हैं। जो बच्चे फिर साथ साथ आएंगे वो हम उनको बीच में शामिल करते रहेंगे सेशन के। तैमूर, आप सेशन में मौजूद हैं रिकॉर्डिंग के लिए? चलें, ठीक है। सिंस तैमूर मीटिंग में है तो अभी थोड़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा जब मैं पढ़ाऊँ। ओके, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। पहली बात तो ये कि जैसे आप लोगों को बता दिया, आप काइंडली अपना माइक ऑफ रखिएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होती है। तो अगर आपको मैं कोई सवाल करूं तो आपने मेजोरिटी ने अगर येस कहना तो वो हैंड रेस के थ्रू आप कह सकते हैं। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपकी साइड से जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने साथ चैट ओपन कर लिया। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात है तो मैं किसी को मना नहीं करता, आप अपना माइक ऑन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इतना कोई खास स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड आई होप कि आप इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करेंगे कि हम लोग टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक एफर्ट करें। तो आप लोग काइंडली इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें मजबूरन आपको निकालना पड़े। एक बात तो ये हो गई कि आपने क्लास के अंदर किस डेकोरम को मेंटेन करना है। अच्छा, इसके बाद सेशन चलेगा किस तरह, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप लोगों को ना मैं ए टू जी थ्योरी नहीं बताने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो आपके टीचर आपको बता देंगे और हमसे बेहतर बताएंगे। लेकिन आपको जो मैं चीज़ बताऊंगा वो होगी टू द पॉइंट, जो कि प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स में हम थ्योरी पे भी फोकस करेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में हम किधर गलती करते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे। अब मुझे आप लोगों में से एक से तो वॉलंटियर चाहिए जो मुझे माइक ऑन करके या टाइप करके बता दे कि उन्होंने क्लास में किस टॉपिक पे पढ़ लिया। मैं चैट में भी देख रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। स्कैनएफ के यूज तक पढ़ ली हुई है। ठीक है, आपने स्कैन पढ़ा, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज का सेशन भी इतना ही है। हम अपने स्टार्टिंग सेशंस के अंदर थोड़ा इजी होके चलेंगे और उसके बाद
हम आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे और एक्सक्यूज़ आप मी? याद रखिएगा कि थ्योरी जी, जी। सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइएगा, बिल्कुल नहीं आता, ना वेरिएबल्स का पता है, ना सिंटैक्स का पता है, किसी चीज़ का नहीं पता। ठीक है, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। मैंने ये कहा है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्लोज़ रह के पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं चीज़ आपको ए टू ज़ी ही समझाऊँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आने वाले कुछ वीक्स में हमारा सेशन यूनिवर्सिटी से आगे चला जाएगा। अच्छा, एज़ योर सीनियर, एज़ समवन हू हैज़ बीन प्रोग्रामिंग फॉर लॉन्गर टाइम देन यू गाइज़, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की अपने फेलोज़ के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो प्रीवियस सेशन के थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टार्ट से लेकर किसी टाइम तक ना हो सकता है कि आप जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इतनी तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको सेंस नहीं बन रही होती। कभी-कभार आपको कॉन्सेप्ट्स भी आते होते हैं, लेकिन आपसे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे होते। ठीक है? तो वो एक बिखरा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आप ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं। आप फ़ील करते हैं कि आपको चीज़ें नहीं आती। तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ फ़ील हो, आपने याद रखना कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो ये बस एक सॉर्ट ऑफ ओवरथिंकिंग है जो आप कर रहे हैं। तो आपने कभी भी ये सेकंड थॉट नहीं आने देना। प्रोग्रामिंग इसी तरह आएगी। तो हेलो। जी। मेरा कौन सा करंटली सेमेस्टर 4th है? चल रहा है। में हम किधर गलती करते होते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे। अब मुझे आप लोगों में से 1 से 2 वॉलंटियर चाहिए, जो मुझे माइक ऑन करके या टाइप करके बता दें कि उन्होंने क्लास में किस टॉपिक पे पढ़ लिया। मैं चैट में भी देख रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। स्कैनएफ की यूज तक पढ़ ली हुई है। ठीक है, आपने स्कैनएफ पढ़ा, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज का सेशन भी इतना ही है। हम अपने स्टार्टिंग सेशंस के अंदर थोड़ा ईज़ी होके चलेंगे और उसके बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे और एक्सक्यूज़ आप मी? याद रखिएगा कि थ्योरी जी, जी। सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइएगा, बिल्कुल नहीं आता, ना वेरिएबल्स का पता है, ना सिंटैक्स का पता है, किसी चीज़ का नहीं पता। ठीक है, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। मैंने ये कहा है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्लोज़ रह के पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं चीज़ आपको ए टू ज़ी ही समझाऊँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आने वाले कुछ वीक्स में हमारा सेशन यूनिवर्सिटी से आगे चला जाएगा। अच्छा, एज़ योर सीनियर, एज़ समवन हू हैज़ बीन प्रोग्रामिंग फॉर लॉन्गर टाइम देन यू गाइज़, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की अपने फेलोज़ के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो प्रीवियस सेशन के थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टार्ट से लेकर किसी टाइम तक ना हो सकता है कि आप जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इतनी तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको सेंस नहीं बन रही होती। कभी-कभार आपको कॉन्सेप्ट्स भी आते होते हैं, लेकिन आपसे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे होते। ठीक है? तो वो एक बिखरा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आप ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं। आप फ़ील करते हैं कि आपको चीज़ें नहीं आती। तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ फ़ील हो, आपने याद रखना कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो ये बस एक सॉर्ट ऑफ ओवरथिंकिंग है जो आप कर रहे हैं। तो आपने कभी भी ये सेकंड थॉट नहीं आने देना। प्रोग्रामिंग इसी तरह आएगी। तो हेलो। जी। मेरा कौन सा करंटली सेमेस्टर 4th है? चल रहा है। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सर, आप अगर सीनियर हैं तो आप मेरे से काइंडली पर्सनल पूछ लीजिएगा, ये मीटिंग का टाइम बहुत कम है। यार मैं जूनियर हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। मैं पूछ रहा हूँ, अब आप बता नहीं रहे। मैं आपको सर बता देता हूँ, लेकिन ये अगर पर्सनल क्वेश्चंस आपने करने हैं, आप काइंडली मेरे से पर्सनल पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप मुझे अगर सेशन के हवाले से बात करने दें तो इट विल बी बेटर। थैंक यू। यार आप इधर बता दो ना, अब मैं पर्सनल डीएम तो नहीं कर सकता ना आपको, प्राइवेसी होती है। मैं आपको सर बता चुका हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर है। आप और अच्छा। क्या पूछना चाहते हैं? आई होप कि आपके सवाल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही होंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा। अच्छा नाइस। यार आपको क्या क्या आता है उसमें, प्रोग्रामिंग में? आपको मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि जब आप कोर्स के रिलेटेड पूछें। तो यार कोर्स के रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ, और क्या, मैंने तुमसे घर का एड्रेस पूछ लिया है। ठीक है, हम इग्नोर करेंगे जो भी अभी हुआ। खैर, मैं आपको ये कह रहा था कि आपके साथ आप जो फील करेंगे ना, ओवरवेल्म होंगे आप कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो वो आपने होने नहीं देना खुद को। तो हम आगे चीज़ों को इस तरह ही लेकर चलेंगे। आपको बेसिकली डॉट्स कनेक्ट करने तब आएंगे जब आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कोई प्रोग्रामिंग ऐसा सच ना सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगे प्रैक्टिस के थ्रू। मैं आपका कोई भी टीचर
आपको गाइड करने के लिए बैठा हुआ है। जी मैं जानता हूँ अब्दुल सत्तार एसीएम वाले हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। चलें, विद दैट बीइंग सेड हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जब भी मेमोरी की बात करेंगे ना, एक बात मैं पहले बता रहा हूँ, आपने याद रखना है कि हम रैम की बात कर रहे होंगे, ठीक है? हम अभी तक हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा नहीं राइट कर रहे होंगे, और वो हम तब राइट करेंगे जब हम ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो आपने तभी तक टेंशन नहीं लेनी। तो जब भी मैं लफ्ज़ मेमोरी का यूज़ करूँ, आपने बेसिकली ये समझ लेना कि मैं रैम की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें समझ आ गई? अपना हैंड रेज़ कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। चलें, ठीक है। ओके, हम ना सी लैंग्वेज का फिर अपना कन्वेंशनल फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो बेसिकली क्या मतलब रखता है। ओके, तो ये वीएस कोड है। आप एज अ बिगिनर इसको यूज़ मत कीजिएगा, तो उसके बाद अब आप इसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसके ना थोड़े इश्यूज़ हैं। ये सी और सी प्लस प्लस के जो इसके वर्जन हैं ना, वो ज़रा कंपाइलेशन के वक्त इशू करते हैं। तो मैंने इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर भी खोला हुआ है बैकअप के ऊपर, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोड ब्लॉक्स पे करें तो आप उसी पे करें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तो हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। हम प्रिंटफ में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और लेट्स सी कि अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा कंपाइलर सही काम कर रहा है। ओके, हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड हियर। अच्छा, क्लियर नज़र आ रहा है ना सबको? काइंडली ज़रा हैंड रेस कर दीजिएगा, तो आई मीनू कोई इशू तो नहीं। चलें, ठीक है। सॉरी, वो मैंने स्क्रीन शेयर गलती से बंद कर दिया था। ओके, अब हम इस कोड को ना डाइसेक्ट करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ये कोड का क्या मतलब है, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले ना इस लाइन को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h बेसिकली है क्या? तो सी के अंदर ना सेट ऑफ लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम उन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो हमें इन लाइब्रेरीज को क्या करना पड़ता है? इंक्लूड करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आपकी क्लास, बड़ी एक नाइव सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि आपके साथ वाला सेक्शन आपके साथ एक क्लास के लिए मर्ज हो गया, और आपके टीचर पीएफ पढ़ाने आए। वो अटेंडेंस कॉल कर रहे थे, और अटेंडेंस कॉल करते हुए दूसरे सेक्शन के बच्चे का नाम आ गया। लेट्स से उसका नाम रऊफ था। तो सर 2 मिनट वेट करेंगे, और वो कहेंगे कि रऊफ कौन है? ये तो मेरी क्लास का बच्चा नहीं है, ही इज़ नॉट रिकग्नाइजेबल। तो आप कहेंगे कि सर अगर आप ऊपर देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेक्शन ए के साथ सेक्शन बी मर्ज हो चुका हुआ है। तो सिंस आपने हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि अब सेक्शन बी भी मर्ज हो चुका है, तो सेक्शन बी के जितने भी बच्चे हैं वो सर को रिकग्नाइजेबल हो जाएंगे। अब इसी एनालॉजी को अगर आप कोड में समझो, तो वो जितने भी सेक्शन के नाम है वो बेसिकली ये लाइब्रेरीज हैं, और वो जितने भी बच्चे अंदर पढ़े हैं वो क्या है? फंक्शंस हैं। तो जब भी मैंने किसी बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना है, मैंने उसकी लाइब्रेरी को क्या करना है? इंक्लूड करना है। इसके अलावा कॉर्नियो डॉट एच लाइब्रेरी है, मैथ्स डॉट एच है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज द पर्पज ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, प्रिंट एफ क्या? प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई सेट ऑफ कोड होता है जो कोई टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम बात की बात करेंगे। बस इतना समझ लें कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। और मेन क्या है? मेन भी बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है? तो अब मेन फंक्शन है, और ये रिटर्न जीरो क्या होता है, ये अब आपको तब समझ आएगी जब आप अपना फंक्शन बनाना सीखेंगे, और वो आपका भी आगे का टॉपिक है। तो फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लें, मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कंपाइलर ढूंढ के सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। इसलिए आगे जाके जब हम अपने फंक्शंस बनाएंगे, हम किसी भी फंक्शन का नाम मेन नहीं रखेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आइए, तो काइंडली आप अपना हैंड रेस कर लें। ओके, ठीक है। तो अभी तक की बात ये थी। अच्छा, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के अगर आपको सिंटेक्स का पता है, आप लेना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन हम, ठीक है, मैं आपको इस बारे में गाइड तो करता रहूँगा, कोशिश करूँगा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बता दूँ, लेकिन अगर आप पे ही है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बैठें। सैयद अली, तो आप किस बारे में थोड़ा बता दें? वीएस कोड के बारे में मैं आना आपको बाद में बता दूंगा। टाइम कंस्ट्रेंट है, अगेन मैंने कंटेंट्स कवर करने हैं। तो ये कोड एडिटर है, आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल देख लें कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। दो मैं इसे इसलिए यूज़ करता हूँ कि चलो वो आई रिलैक्सिंग है, उसकी थीम थोड़ी अच्छी है कोड करने के लिए, बाकी ऐसा तो कोई वजह नहीं होती। तो यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब। खैर, हम अपनी प्रीवियस बात पे आते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी कि सी लैंग्वेज का जो बेसिक कोड सिंटेक्स होता है वो काम किस तरह करता है, ठीक है? अब इसके आगे हम क्या करेंगे? हम एक
थोड़ी सी एडवांस चीज़ को डिस्कस करने जाते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट किस तरह होता है। ये सबको समझ लग गई है कि मेन एक फंक्शन होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है? तो हैंड रेज़ कर लें। ठीक है। अच्छा एक बात, आप क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज़ ना करें, वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन वो ये होता है कि फिर ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये हैंड रेज़ आइदर आपने येस करने के लिए कहा है कि आपने क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। ठीक है? अब अपना हैंड रेज़ खत्म कर सकते हैं आप लोग। अच्छा प्लीज़ रिपीट वन टाइम, मैं एक और दफ़ा रिपीट करता हूँ, किस चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं आप? आपको ये हैश इंक्लूड की समझ नहीं आई कि मेन की? ओके, मैं मेन को रिपीट कर देता हूँ। मेन बेसिकली एक फंक्शन है। एक्सक्यूज मी, जी। रिसेंटली ज्वाइन, क्या आप बता सकते हैं? अच्छा आपकी आवाज़ कट हो गई थी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सारे कोड को एक दफ़ा, ओके 2 से 3 मिनट में क्विक रिकैप दे देता हूँ। ओके आप काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्या है? ये बेसिकली हैश इंक्लूड stdio.h है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सी के अंदर ना लैंग्वेजेस के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। उन लाइब्रेरीज के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कोड पड़ा होता है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस पड़े होते हैं। तो printf क्या है? printf एक फंक्शन है जो कि stdio.h की लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। scanf भी इसी लाइब्रेरी में पड़ा होता है। तो जब आपने कंपाइलर के पास बने बनाए फंक्शंस को यूज करना है ना, तो आपने हमेशा उसकी रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है? इसकी एनालॉजी मैंने सेक्शन और स्टूडेंट से दी थी कि एक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका सेक्शन पता होना जरूरी है। उसके अलावा मेन क्या है? मेन भी एक फंक्शन है, लेकिन ये जो है बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन का नाम है जो कि कंपाइलर सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। अब कंपाइलर इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किस तरह करता है वो हम बाद में देख लेते हैं, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? लेकिन आप इतना समझ लें कि मेन अभी तक एक फंक्शन है जो कि कंपाइलर सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, हम इसके ऊपर अभी बाद में जाके डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो ये अभी का टॉपिक नहीं है। ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, चलें अब हम आगे की बात को डिस्कस करते हैं। कोड एग्जीक्यूट किस तरह होता है बेसिकली ये पता होना ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये ना बेसिकली एक स्टैक की फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। अब स्टैक का एक रूल होता है कि स्टैक में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो सबसे बाद में निकलती है। तो सबसे पहले स्टैक में पुश होता है मेन फंक्शन। तो कोड हमेशा ना ऊपर से नीचे ऐसे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो उसने क्या किया, जब वो इधर आया ना, उसने मेन फंक्शन को स्टैक में यहाँ पे क्या कर दिया? पुश कर दिया। अब मेन के अंदर क्या फंक्शन पड़ा हुआ है? printf पड़ा है। तो अब स्टैक में मेन के ऊपर वो किसे पुश करेगा? printf को पुश करेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये ले, ये आ गया आपका printf। अब कंपाइलर मुझे क्या कहेगा? कंपाइलर कहेगा कि सर क्योंकि स्टैक के ऊपर अब एक चीज ऊपर आ गई है, तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता कंप्लीटली जब तक मैं इसको ना कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लूं। तो वो पहले वो printf वाला काम खत्म करेगा जिसमें मैंने बेसिकली हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। ये यहाँ से स्टैक से रिमूव हो जाएगा, लेट्स से यहाँ से डिलीट हो गया। फिर बात आ जाएगी वापस मेन पे। तो जितने फंक्शन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते जाएंगे, मतलब एक फंक्शन स्टैक होकर इसके ऊपर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, इस स्टैक से खत्म हो जाएगा। इसी तरह मेन जो है वो इधर ही पड़ा रहेगा। तो मेन की एग्जीक्यूशन के दौरान सब फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और फिर जब मेन एग्जीक्यूट होगा तो आपका पूरा कोड ओवरऑल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चूंकि आपको इतनी बात याद रखनी है कि इस टैग के अंदर जो पहला फंक्शन पुश होता है ना, वो मेन होता है। अब समझ आइए मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आपने अपने किसी भी फंक्शन का नाम आगे जाके मेन नहीं रखना, क्योंकि ये कोड की एग्जीक्यूशन के फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है? ये बात समझ लगी सबको? ठीक है। मेरे पास हैंड रेस कम आए हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं इधर ही वेट करूँ 1-2 मिनट। ठीक है, ओके। अगर आप शयान भाई, ये जो हम जी प्री प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं वो तो हम मेन से पहले यूज़ करते हैं ना, आई थिंक जी सो। जी तो वो जी जी। मेन के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, आप काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा मुनीब, एग्जीक्यूट से मतलब है कोड में रन होना। ठीक है? कंपाइलर उसको चलाता है जो हम स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा आप मुझे कहते हैं वो जो मेन से पहले आप लिखते हैं
प्रोसेसेस, जो भी आप वर्ड यूज़ किया, मुझे समझ लग गई आप क्या बात कर रहे हैं। आप बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट्स जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं या फिर फंक्शंस की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो बेसिकली ये होता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होते। वो कंपाइलर को पता लग जाता है कि हाँ, उनकी एग्जिस्टेंस है वहाँ पे, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं तो हम स्पेसिफिकली फंक्शंस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि टास्क तो कोई फंक्शन ही परफॉर्म करता है ना। मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू रखवा दी, लेकिन उसने कोई टास्क तो परफॉर्म नहीं किया, तो टास्क तो कोई ना कोई फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे प्रिंटफ एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह मेन एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम रेफर कर रहे होते हैं फंक्शंस को जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर या कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, आपको थोड़ी समझ आ गई? आप टाइप करके काइंडली बता, चलें ठीक है। ओके, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। हमें ये पता लगा हमारा कोड किस तरह एग्जीक्यूट होता है कि बेसिकली सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, और हमारे कोड के एग्जीक्यूशन के स्टैक में सबसे पहले हम मेन को पुश करते हैं और उसके बाद हम इस तरह फॉरवर्ड अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये तो हो गया हमारे कोड के एग्जीक्यूशन की बात। तो क्या हमेशा हम प्रिंट एफ ही लिख रहे होंगे सिंपल, या फिर स्कैन एफ ही लिख रहे होंगे? तो इस तरह का इसका जो बात का जवाब है ना, वो है बिल्कुल भी नहीं। हम यूजर की इनपुट को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो यूजर की इनपुट लेने से पहले हमें ये समझ आनी चाहिए कि वेरिएबल क्या चीज होती है, ताकि हम बाद में उसको एफिशिएंटली यूज करके यूजर की इनपुट को मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है वो क्या है? वो वेरिएबल है। अच्छा, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो आप लोगों को समझ आ गई, तो हैंड रेस कर दें ताकि मैं अगली बात बताऊं। दो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में आप सर्च कर सकते हैं इसे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद और भी प्री प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते होंगे। ये तो कॉन्स्टेंट्स के लिए होता है ना, आई गेस एग्जिस्ट करते ही होंगे। अच्छा, खैर हम वापस आ जाते हैं अपनी बात के ऊपर, और हम अब स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। ये बातें थी थ्योरी की, अब आपको पता है तो अच्छी बात है, आपको नहीं पता तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इससे अफेक्ट नहीं होने वाली। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, ताकि आपको जब डीबगिंग करनी पड़े तो आपको पता हो कि कौन सी स्टेटमेंट पहले चलिए, कौन सी बाद में चलिए। अच्छा, वेरिएबल क्या है, इसको समझ लेते हैं। वेरिएबल ना एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम होता है, इसलिए जब आप इसकी बुक्स में डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो वो लिखा आएगा इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो होता क्या है कि मैं बेसिकली डेटा स्टोर तो करवाना है ना मैंने कहीं पे, तो डेटा स्टोर कराने के लिए मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो वो जो मेमोरी एलोकेट में डेटा स्टोर कराने के लिए करता हूँ वो वेरिएबल होता है। इसके अलावा वेरिएबल की कोई डेफिनेशन नहीं। आपको जितने भी बातें कही जा रही हैं इनके लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो फिलहाल आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि इसकी कोई स्लाइड्स हैं क्या है, बस आप अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझें। अच्छा, वेरिएबल बनाने के ना दो पार्ट होते हैं। तो पहले हम वेरिएबल बनाते हैं और साथ साथ हम माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे ये भी समझेंगे कि वेरिएबल बनाने का प्रोसीजर बैकएंड पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए मैं कमेंट में लिख देता हूँ, सबसे पहले आपने टाइप बतानी है वेरिएबल की जिसमें उसका डेटा टाइप आना है, फिर आपने वेरिएबल का नेम बताना है, और यूर गुड टू गो, ये आपका वेरिएबल बन गया। तो मैं ना वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, इंट होता है इंटीजर्स के लिए, फ्लोट और डबल होता है डेसिमल्स के लिए, और कैर वेरिएबल होता है कैरेक्टर्स के लिए। तो हम अभी इंट में बात करेंगे, आपको एक टाइप समझ आ गई तो आप बाकी टाइप्स को भी मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक इंट नम नाम का वेरिएबल और कॉलन लगा दिया। इस पार्ट को कहते हैं डेक्लेरेशन, ठीक है। तो डेक्लेरेशन में क्या है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कंपाइलर को कि भाईजान मैंने ना एक मेमोरी लोकेशन रैम में रिजर्व करवा ली है, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? नम है। तो अगर अब हम इस व्हाइट बोर्ड को एज्यूम कर लें कि ये एक रैम है मेरी, तो हुआ क्या है कि अभी बस एक ये लोकेशन बनी है, और हुआ क्या कि यहाँ पे ना इसका नाम रखवा दिया गया है नम, इसका नाम मैंने नम रखवाया था। इसकी जो टाइप है, जो नाम की टाइप है, मेरे कंपाइलर को क्या पता है, मैंने इसकी टाइप रखवाई है इंटीजर, और अभी इसके अंदर कोई डेटा कोई नहीं है। क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं है इसलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं? डेक्लेरेशन। अब मैं इसको कोई इनिशियल वैल्यू दूंगा, आपने मेरे लफ्जों को गौर से सुनना है। तो अगर मैं इसे इनिशियल वैल्यू दे दूं, लेट्स से मैंने 8 दे दी, तो इस पार्ट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, जब मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी तो कंपाइलर को पता लग गया ठीक है सर ये आपका वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पड़ी है 8 पड़ी है,
ठीक हो गया। तो इन दो पार्ट्स को मिला के आप एक वेरिएबल को बेसिकली क्या करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं और आप नहीं चाहते ज्यादा कोड लिखा जाए, तो आप इसको एक लाइन के अंदर इस तरह लिख सकते हैं कि इंट वेरिएबल का नेम, लेट्स से इस दफा वेरिएबल का नाम वैल है, इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू। तो इस स्टेप के अंदर डिक्लेरेशन भी हो गई और डिक्लेरेशन के साथ साथ मेरी इनिशियलाइजेशन भी हो गई। ठीक है, ये बात समझ लग गई आप लोगों को? तो हैंड रेज कर दें। अच्छा, एक बात आपको थ्योरी वाइज पता होनी चाहिए कि वेरिएबल की ना ऑन द होल दो ही टाइप्स हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जावा में इसे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, जावास्क्रिप्ट में भी प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो ये बातें आप रिपीटेडली सुनेंगे, लेकिन सी में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाजे रखना है। प्राइमरी टाइप्स वो हैं जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड हैं, ऑल दो वो दूसरे भी कीवर्ड्स ही होते हैं। नम पुट करने से पहले स्कैनर फंक्शन ही लिखा, नहीं नहीं, ये तो मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज दे रहा हूँ ना, मैंने अभी यूजर से इनपुट नहीं ली। अभी यूजर के इनपुट वाले टॉपिक पे नहीं हम पहुंचे, आप उसके बारे में ना सोचें, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं वेरिएबल क्या होता है। ओके, हम अच्छा अब वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। हम क्या बात कर रहे थे अभी? अच्छा, वेरिएबल की बात कर ली थी। हाँ, मैं बताता हूँ वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं। तो एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। तो ये जो मैंने आपको भी नाम बताए थे ना, इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ये होते हैं प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वो हैं कि कंपाइलर को पता होता है मेमोरी में इनको कितनी जगह देनी है। जैसे कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट लेगा। अगर आपने कंप्यूटर 98 में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। इसी तरह आपका जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स लेता है। कुछ पुराने कंपाइलर्स के अंदर वो 2 बाइट्स भी लेता था। और डबल और फ्लोट नॉर्मली 4 या फिर 8 बाइट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वो हैं जिसके अंदर कंपाइलर को पता है कि कितनी स्पेस देनी है। सेकेंडरी टाइप ऑफ वेरिएबल में उस बेचारे को नहीं पता, वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा वेरिएबल कितनी स्पेस लेने वाला है। सेकेंडरी टाइप की एग्जांपल्स हैं अरे, आप आगे स्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे। तो अभी इनके बारे में इतना ना सोचिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स की ऑन द होल दो टाइप्स हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या होती है, और वेरिएबल ऑन द बैकएंड कैसे बनता है, अगर ये सबको समझ आ गया तो आप हैंड रेज करते हैं। चलें ठीक है, सो फार सो गुड। अब हम आगे एक स्टेप चलते हैं। सिंस हमें ये पता लग गया कि अब हम देख लेते हैं वैसे कि वेरिएबल को ना है ना, जो भी आपका नाम, आपको कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो आप हैंड रेज काइंडली रिमूव कर सकते हैं, वो कंफ्यूज कर रहा है। आपका जो भी नाम है, मैं ना एंड पे ओवरव्यू दे दूंगा। अभी तक आप इतना समझ लें कि हमने कुछ खास पढ़ा नहीं, हमने बस ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, वो हम एंड पे ओवरव्यू कर दूंगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, सिंस हमने वेरिएबल बना तो लिया, वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए ना, वेरिएबल्स के लिए सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना आए। ठीक है, ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ के अंदर अगर इंट टाइप का वेरिएबल पहचाना तो मैं %d लिखूंगा, कोमा। अगर मैंने फ्लोट और डबल टाइप का वेरिएबल पहचानना है तो मैं %f लिखूंगा। और सिमिलरली अगर मैंने कैर टाइप के वेरिएबल को पहचानना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं %c लिखूंगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो बेसिकली मैं प्रिंट एफ के अंदर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने अपने वेरिएबल को प्रिंट करना है, बस ये लाइन अगर आप समझ जाए तो हम आगे चल सकते हैं। द वैल्यू इनसाइड वेरिएबल वैर, ये वैर मेरे वेरिएबल वैल नाम था वेरिएबल का, इज %d। अब मैंने %d लिख दिया, अब देखो वो ब्लू हो गया। इसका मतलब मेरे कंपाइलर को पता लग गया कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, तो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड अपने उस वेरिएबल का नाम दूंगा। तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वैल। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसको प्यारा बनाने के लिए मैं यहाँ पे \n डाल देता हूँ ताकि अगली प्रिंट जब लिखी जाए वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए उसने 9 प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये तो एक वेरिएबल था। अगर मल्टीपल करने हो तो हम नम को भी प्रिंट करा देते हैं। तो इसके साथ मैं स्पेस देके %d और लिख दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इन नम इज। ठीक है, और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर पहला %d वैल को दिया तो दूसरा %d के लिए क्या यूज कर दूंगा, मैं नम यूज कर दूंगा। बस इतना सा काम करना है, तो आपके वो दोनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है,
तो आपको ये समझ लगी वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं, तो आप हैंड रेस करते हैं। जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ओवरव्यू एंड पे दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और इतनी खास एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ अगर वो समझ आ रही है इसका मतलब। अच्छा शहीद, क्या समझ नहीं आया? सर ये प्रिंट एफ का नहीं समझ आया कि इसमें आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, आपको ये तो समझ आ गई ना, प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपने प्रिंट एफ के अंदर अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करना है ना, तो उनके लिए आप एक स्पेशल चीज यूज करते हैं, उनको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक हो गया। तो %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, वो इंटीजर के लिए मुख्तस है। जब आप इसको प्रिंट एफ या स्कैन एफ में लिखेंगे ना, तो बेसिकली आपके प्रोग्राम को, आपके कंपाइलर को पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। %f डबल और फ्लोट के लिए और %c कैर के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे वेरिएबल वैल के अंदर जो वैल्यू है वो है %t। तो अब मैंने इसका मतलब यहाँ पे उसे कह दिया कि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आना है। अब कौन सा वेरिएबल आना है, मैंने उस वेरिएबल का नाम थोड़ी ना बताया, तो वो कहाँ बताना है, वो इस स्ट्रिंग के एंड होने के बाद कोमा से सेपरेट करके मैंने बता दिया कि ये जो वैल वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू इसके अंदर एम्बेड करके प्रिंट कर दो। सिमिलरली दूसरा %d था, तो मैंने कहा कि जो नम वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर एम्बेड करो और प्रिंट कर दो। तो ये समझ लगी है लास्ट लाइन में मैंने क्या किया अब? ठीक है, अब अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। तो ये था बेसिकली वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। अब हम वेरिएबल को इनपुट कैसे लेना है यूजर से स्कैनफ के थ्रू, हम उसको भी देख लेते हैं। वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस याद रखना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या हैं। ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं, आपने भूलने नहीं है। %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट एंड डबल, और %c फॉर कैर। फ्लोट और डबल में बड़ी डिबेट होती है कि कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। आप जो सा मर्जी यूज कर ले। मैंने पर्सनली अपनी पीएफ की बात कीजिए तो डबल ही यूज किया था, कोई ऐसे उसमें इशू नहीं होता, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए, अच्छा स्ट्रिंग एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो इस लेक्चर के एंड पे मैं स्पेशल डिस्कस करूंगा। आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा टेक्स्ट करके, मैं आपको बताऊंगा कि हम स्ट्रिंग्स इस लेवल के ऊपर अभी डिस्कस क्यों नहीं कर रहे और स्ट्रिंग कब डिस्कस करेंगे और तब डिस्कस करने की वजह क्या है। तो अभी के लिए आप भूल जाएं कि हम स्ट्रिंग्स की बात करें। दो कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर या कुछ टीचर्स बता देते हैं स्ट्रिंग क्या होती है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको अर्ली ऑन नहीं बताना चाहिए। उसकी भी एक रीज़न है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं। हम ना इस सब को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमारे अगले लिखे हुए कोड के साथ कोई मसला ना करे। ओके, हम नीचे आ जाते हैं। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट वैल के नाम से। अच्छा, ये पार्ट क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज ना इस मामले में थोड़ी सी मेहरबान है कि जब आप इंटीजर और फ्लोट बना के उसको इनिशियलाइज कराना भूल जाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यू रखवा दी जाती है और कैर के अंदर नल रखवा दिया जाता है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे नहीं करती, वो इसके अंदर रखवा देती हैं गार्बेज वैल्यूज। और जब आप इनको प्रॉपर्ली इनिशियलाइज किए बगैर यूज कर लेते हैं ना, अच्छा खैर, जब आप इनको प्रॉपर्ली इनिशियलाइज कराए बगैर, ये कंपाइलर नहीं है, आईडी है, इसको वीएस कोड कहते हैं। अच्छा देखें, ये कंपाइलर और आईडी की बातें ना काइंडली हम एंड पे करेंगे। आज का सेशन 1 घंटे का नहीं है, 15 मिनट्स में आपको ऊपर दूंगा। आई नो आपके कंसर्न्स हैं, कल सेशन नहीं हो सका। अभी जो काइंडली हम बात करेंगे ना, हम कोड रिलेटेड करेंगे। आगे ही हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन। चलें, अच्छा ये पार्ट है डिक्लेरेशन है। अब मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज अच्छी है, C++ भी ऐसी करती है, वो ना इसको बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू दे देती है और स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स को वो नल दे देती है। हर लैंग्वेज ऐसे नहीं करती। अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर। क्या ये जरूरी है कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ सिर्फ वही रैम में चल रहा है? हो सकता है कि मेरा रैम के अंदर 200-300 काम और हो रहे हों, मेरी पीसी की रैम एक जगह पे थोड़ी ना ऑक्यूपाइड होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ना, तो वो रैम के अंदर जहां पे भी क्रिएट होता है, हो सकता है कि वो जगह किसी और काम में यूज हो रही हो, तो उधर उसकी अपनी वैल्यू पड़ी होती है। लेट्स से मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर द टाइम बिंग रैम को यूज कर रहा है और उसने कोई अपनी गार्बेज वैल्यू, इसके लिए टर्म यूज होती है जीरो एंड नल। अच्छा, जीरो स्पेसिफिकली आप इंटीजर और फ्लोट के लिए यूज करते हैं, नल आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा,
तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रैम ने उसके अंदर अपनी कोई गार्बेज वैल्यू रखवाई हो, तो जब मैं उसे बगैर इनिशियलाइज किए प्रिंट कर दूंगा ना, तो वो कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, स्पेसिफिकली जावा में ऐसा होता है, आपने अगले सेमेस्टर पढ़नी है, तो वो आपको ना वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है, और सी और सी प्लस प्लस के केस के अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 0 प्रिंट कर देगा। ओके, तो आपको पता लग गया। 0 आपने याद रखना है कि इंटीजर और फ्लोट्स के लिए यूज होता है, और नल यूज होगा स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर के लिए। ओके, अब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था आपको फॉर्मेट स्पेसिफाइड याद होने चाहिए। स्कैनफ है, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि किस टाइप की वैल्यू लेनी है, तो इधर मैं बताऊंगा कि मैंने %d यानी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, कॉमा किस वेरिएबल में ये वैल्यू देनी है। याद है प्रिंटफ के अंदर जब मैंने %d मेंशन किया था, तो मुझे बताना पड़ा था कि इस %d का मतलब कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी अगर मैं %d दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, वैल। तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर डालूंगा, ये है एड्रेस ऑपरेटर। अच्छा, एज अ बिगिनर आप इसको बहुत दफा भूलेंगे, बहुत दफा आपने इसको याद कर लेना है, हिफ्स कर लेना है, कोई भी तरीका आपने अंदर सिर्फ आपने ये एड्रेस ऑपरेटर डालना है। ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जोन सी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, वो आपने इस वेरिएबल के एड्रेस के अंदर डाल देनी है। एड्रेस क्या होता है, बात की बात है, बहुत बात की बात है, हम तब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना याद रख लें कि जब यूजर से इनपुट लेनी है, तो हमें सी लैंग्वेज को बताना पड़ता है कि अगर तुम %d में इंटीजर ला रहे हो, तो ये वैल नाम के वेरिएबल के एड्रेस के अंदर रखो। तो ये एम्परसेंड ऑपरेटर एड्रेस को पॉइंट करता है। एट लास्ट हम उसे चेक करने के लिए अपना प्रिंट एफ के अंदर उसी वेरिएबल को प्रिंट करा के देख लेंगे कि क्या उसके अंदर वैल्यू सही आई भी है कि नहीं आई। चलिए, 12 प्रिंट हो गया, इसका मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई है। तो अगर आपने कैरेक्टर वैल्यू लेनी है तो %c डाल दीजिएगा, अगर आपने फ्लोट लेनी है तो %f डाल दीजिएगा। ठीक है, ये बच्चा क्वेश्चंस हैं कुछ। जी जी मैं देख लेता हूँ। ओके जी, एड्रेस ऑपरेटर इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू पॉइंटर। जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ऊपर वाला सवाल भी पढ़ने लग गया था साथ। जी, एड्रेस ऑपरेटर पॉइंटर से रिलेटेड है। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो बहुत बात की बात हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको अभी तक इतना पता होना चाहिए कि स्कैनफ में आपने एड्रेस ऑपरेटर के साथ ही इंपुट लेनी है, अदरवाइज कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ओके, आमना नल वैल्यू एक्सेट्रा विच मैं आपको ये आप गार्बेज वैल्यू का पूछने के, ये पूछने के जो मैंने जीरो और नल के अंदर फर्क बताया था। यू कैन टाइप, मैं अभी चैट ही देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर इसी दौरान किसी का और का भी सवाल है तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप सवाल टाइप करें तो मैं आप सबको उसका जवाब दे देता हूँ। खैर, जब तक आप टाइप करें मैं उन दोनों बातों को रिपीट करता हूँ, इन केस कोई बच्चा पूछ नहीं रहा उसको भी पता लग जाएगा। एक बात मैंने ये बताई थी कि जीरो और नल में ये फर्क है कि जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू ना देना, तो अगर वो इंटीजर है या फिर फ्लोट या डबल है तो उसको 0 मिलेगा, अगर वो स्ट्रिंग और कैरेक्टर है तो उसको नल मिलेगा। तो नल जो कीवर्ड है वो एसोसिएटेड है स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स के साथ, और 0 एसोसिएटेड है मैथमेटिक वेरिएबल्स के साथ। ओके शायान भाई, जी एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब कि इसमें डिफरेंस मैं इसलिए हाथ से पूछना चाह रहा था कि अगर मतलब कि हमने जो मिली है उसको फ्लोट को और उसको मिला है 0, तो उसका जी प्रिंट जी होगा 0, 0 जी जी प्रिंट हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रिंग है उन्हें मिला है नल, नल वैल्यू मिली है, तो जी, उनके प्रिंट नल प्रिंट होगा। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इट विल बी एन एम्प्टी स्पेस। ओके, जब आपको ठीक इस है। तरह के क्वेश्चंस हो ना, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। इसका मतलब आपको लर्निंग की तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये आप ऐसा किया करें कि इस मौके पे ना आप उसको बेसिकली कोड करके देख लिया करें कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और आप उसको गूगल भी कर लीजिए। अच्छा, पॉइंटर्स और अरेज का ओवरव्यू, आई एम रियली सॉरी, इस टाइम पे अभी नहीं बनता, क्योंकि मैं एक को समझाने के लिए अगर सबको ओवरबर्डन कर दूंगा ना इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली आधे बच्चे ओवरवेलम होकर प्रोग्रामिंग से डर जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू टेक इट इजी फॉर नाउ, अभी के लिए आसान कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि के बाद क्या मेरे ओके ये आप डबल कोटेशंस की बात करें। अच्छा, डबल कोटेशंस के अंदर स्ट्रिंग आती है, अगर आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन डाल के बेसिकली कुछ लिख रहे हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
अब डबल कोटेशन के अंदर अगर मैंने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दिया तो उसकी वैल्यू तो कंपाइलर को नहीं पता जब तक मैं उससे नहीं बताऊंगा कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में किस वेरिएबल की वैल्यू डालनी है। तो फिर ऐसे मौके के ऊपर मैं उस डबल कोटेशन के आगे कॉमा डालकर उस वेरिएबल का नाम देता होता हूँ जिसकी वैल्यू मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जाके क्या कर दो, फिट कर दो। तो स्ट्रिंग आती है आपकी डबल कोट्स के अंदर जो कि एग्जैक्टली प्रिंट होनी है और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड आपके वेरिएबल के नेम्स आते हैं। ओके, नल एंड जीरो पॉइंट और कैन बी राइट बोथ इन। आयशा अपना सवाल दोबारा कर सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, नल एंड जीरो पॉइंट बस इतना सा था कि आपके जो मैथमेटिक रिलेटेड वेरिएबल्स है ना, इंट फ्लोट डबल, उनको बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू असाइन होती है और कैरेक्टर और स्ट्रिंग को नल असाइन होता है। तो जब आप इनको प्रिंट करेंगे ना, सिर्फ डिक्लेयर करके प्रिंट कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो क्या कहते हैं इंट और फ्लोट होगा ना, उसकी वैल्यू जीरो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपकी जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग होगी ना, तो नल कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो नल की जगह कुछ प्रिंट नहीं होता, बस एम्प्टीनेस होती है वहां पे। तो मैं ये बता रहा था कि नल लिखा हुआ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा। ओके, स्क्रीन से बता दो। अच्छा, प्रिंट एफ की अंदर की वैल्यू, हाँ जी, इंटीजर लिख सकते हैं। देखिए, जो डबल कोटेशन होती है उसके अंदर कुछ भी लिख दो एक्सेप्ट फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर, हर चीज एग्जैक्टली वैसे प्रिंट हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मैं आपके दोनों कंसेंट्स देख लेता हूँ। विद दोनों कंसेंट से पहले मुझे एक बार बताएं कि आपको स्कैनएफ समझ आई है, फिर मैं आपके सवालों को एक बाय एक वहां पे डील कर लेता हूँ। अगर हैंड रेस कर दें, स्कैनएफ समझ आ गई। ओके, पहली बात, जीरो और नल में फर्क पूछ रहे थे आप लोग, और आप प्रिंट एफ के अंदर पूछ रहे थे कि डबल कोट्स आ सकते हैं। ओके, चलें इस चीज को देख लेते हैं। हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे आगे वाले कोड में मसला ना करे। चलें, तो हम प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ कहते हैं आई हैव टू कोर्सेज। तो ये आप देख सकते हैं मुझे टोटली उसने अलाउ कर दिया हुआ है। नाकर उसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर टू लिख दूंगा ना, तो ये टू अब इंटीजर नहीं है, ये भी एज अ करेक्टर डील होगा। क्यों? क्योंकि इसके मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स डाल दिए हैं जो कि करेक्टर के लिए होते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेट्स से हम एक इंटीजर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इंट माई नम। ठीक है, माई नम के अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं रखूंगा, उसको सिर्फ डिक्लेयर कर दूंगा, और कैर सी के अंदर मैं रखवा दूंगा। अच्छा, इसको भी सिर्फ डिक्लेयर करा दूंगा। अब ना कंपाइलर के वर्जन अपडेट होते रहते हैं, कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, तो लेट्स सी कि इस अपडेट के अंदर क्या इन्होंने इस चीज के अंदर चेंज किया कि नहीं की। बहरहाल आई एम एक्सपेक्टिंग कोई चेंज हुई नहीं होगी। तो ऊपर मैंने सी यूज कर लिया, इस करेक्टर को कोई और नाम दे देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ माई कैर। अच्छा, ये वेरिएबल के नाम मैंने किस तरह लिखे हैं इसको भी आप एक दफा देख लें। अगर आपके वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड्स है ना, जैसे कि नेम ऑफ सिटी आपके वेरिएबल का नाम है, तो आपने कैमल नोटेशन में लिखना है कि पहला लफ्ज स्मॉल होगा और फिर जब नया वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका पहला वर्ड आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। चलें, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रिंट एफ करें तो हम कहेंगे जो माई नम है उसकी वैल्यू %d, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं माई नम को। ठीक है, इसी तरह हम प्रिंट एफ कर देते हैं अपने माई कैर की वैल्यू को, और वो होगा %c। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि करेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है। ओके, यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है, हम उसे देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मैंने डॉट डाल दिया, सॉरी। अब सही है। चलें, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था और यही चीज हुई है। चलें, हुआ क्या, दो चीजें हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो दो चीजें आपको भी इसलिए नहीं समझ आई होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ना बैकस्लैश एन डाली थी। अब चीजें बेहतर हो जा रहा है। हुआ क्या, हम उसको एक दफा देख लेते हैं। ओके, ये आ गया एक ऐसा नंबर। अच्छा, ये तो समझ आ गई ना, ये नल है, नल की जगह तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ये माई नम की जगह ये क्यों आ गया? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कंपाइलर्स के अंदर चेंज पर जब आप लोकली इंस्टॉल करते हो ना मशीन के ऊपर, तो डिफरेंट कंपाइलर के वर्जन्स इंस्टॉल होते हैं। आपको नहीं पता कि आपका कंपाइलर आपके साथ कितनी जस्टिफिकेशन कर रहा है या कितना जस्टिफाइड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर काम आपने VS कोड में किया होता ना, तो यहाँ पे 0 प्रिंट आता। इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, एक दफा दोबारा देख लें।
ये नंबर प्रिंट करके दिया। इस नंबर को अब याद आया होगा मैं क्या कह रहा था, गार्बेज वैल्यू कह रहा था। हुआ क्या कि रैम के अंदर कहीं ना कहीं ये वैल्यू यूज हो रही थी, मैंने बना दिया माइनम नाम का वेरिएबल और उसको इनिशियलाइज ही नहीं कराया, तो जो रैम के अंदर पहले से वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू इसके अंदर आ गई, और जब मैंने इसे प्रिंट किया तो वो वैल्यू प्रिंट हो गई, और जब ये प्रिंट हुई तो मैं परेशान हो गया कि भाई ये वैल्यू कहाँ से आई है। ये वैल्यू बेसिकली गार्बेज वैल्यू जो कि रैम कहीं पे पहले यूज कर रहा था, और मैंने इसको अब क्या करा दिया है, प्रिंट करा दिया। ऑन दी अदर हैंड उसने माई कैर को कोई गार्बेज वैल्यू नहीं दी, ठीक है, माई कैर के अंदर उसने सिर्फ नल असाइन कर दिया। तो इट इज टोटली अपॉन योर लक कि अगर वो स्पेस रैम ने कहीं और यूज की हुई होगी तो आपको गार्बेज वैल्यू देगा, अगर वो स्पेस पहले यूज में नहीं थी तो वो आपको नल या फिर जीरो प्रिंट कर देगा। तो आपके 2 से 3 कंसेंट समझ आ गए आपको इकट्ठे? हैंड रेस कर दीजिए ताकि अगर मुझे मैक्सिमम के आगे मुझे समझ लग जाएगा कि अब आपको पता लग गया बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नॉट ओनली जस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स, यू आल्सो इनिशियलाइज देम, ठीक है। तो अब याद है शुरू में एक केस था उसने मुझे जीरो प्रिंट किया, एक केस के अंदर उसने मुझे गार्बेज वैल्यू दे दी, और एक केस के अंदर उसने मुझे नल वैल्यू दे दी। तो आपने कभी भी सिर्फ डिक्लेयर करके वेरिएबल को प्रिंट या कहीं और यूज नहीं करना। आप इमेजिन करें मैं इस वेरिएबल को किसी कैलकुलेशन में यूज कर देता तो मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर लेता, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूँ कि आपने इस चीज को अवॉइड करना है। अभी तक जितनी भी चीजें बताई गई हैं आपको इस सबकी समझ आ गई है तो हैंड रेस कर लें, अदरवाइज आई एम हियर, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो मैं आपको ना अभी सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर्स बताऊंगा, यूनरी ऑपरेटर्स जिसमें प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट आता है ना वो हम नेक्स्ट वीक से करेंगे, क्योंकि मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता ज़्यादा चीज़ें बता के, तो सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर्स देख लेते हैं, उसमें भी सिर्फ एक चीज़ ही देखने वाली है, ज़्यादा काम की कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये करता हूँ कि मैं इसको भी अब क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं ना 2 नंबर, ओके 15 मिनट्स हैं हम कर लेंगे आराम से। ओके मैं 2 नंबर लेता हूँ, आई एम गोइंग टू कोड अ बिट क्विक, तो अगर मसला ना हो तो बताइएगा, सॉरी मसला हो तो बताइएगा। अच्छा ए के अंदर मैं रखवाता हूँ 5 और मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ बी, और बी के अंदर मैं रखवाता हूँ 8। 5 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशंस है जो हो सकते हैं, एक है प्लस, एक है माइनस, एक हो सकता है आपके पास डिवाइड, एक हो सकता है मल्टीप्लाई, और एक हो सकता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा अपने जूनियर क्लासेस के अंदर, इवन तो आप प्री मेडिकल के रिमाइंडर के बारे में पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं बेसिकली 3, 4 और 5। ओके तो पहली जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, हम इन दोनों का सम प्रिंट करेंगे, तो a प्लस बी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, इन दोनों का, इनको माइनस करके प्रिंट कर देंगे। तीसरी जगह हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड नहीं, डिवाइड एंड पे बताना मैंने, वही तो काम की चीज़ है। ओके उसके बाद चौथी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोमा डालना भूल गया। ओके चौथी जगह हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर डाल देंगे, और रिमाइंडर भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। और पांचवी जगह मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसे अगर प्रिंट कर दें, और मैंने फिर से बैकस्लैश नहीं डाली जिसकी वजह से अगेन ये इशू हुआ, तो हम बैकस्लैश एन भी डाल देते हैं। दो हम उस तरह कोड रीड कर सकते हैं बट एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो अब हम करते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ए 5 है और बी क्या है, 8 है, ठीक है। तो a प्लस 5 पहले किया था 13 आ गया, a माइनस बी किया था तो 5 माइनस 8 माइनस 3 आ गया, तो a मल्टीप्लाई बी, 5 मल्टीप्लाई 8 किया तो 40 आ गया। a मॉडुलस b का आंसर आया 5, दैट्स हाउ रिमाइंडर वर्क्स। तो अगर आप 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो 5 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता ना, तो 8 टाइम्स 0 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 5 बचेगा, वो आ जाएगा। अगर 5 की जगह 15 होता तो 8 इंटू 1 क्या होता है 8, और रिमाइंडर क्या आ जाता 7 आ जाता, तो ये मॉडुलस होता है 7। मसला आना था इस स्टेटमेंट के अंदर, ये असल बात थी, a डिवाइडेड बाय b। अब 5 डिवाइडेड बाय 8 अप्रोक्सीमेटली 0.6 समथिंग आना चाहिए था, आंसर क्या आया 0 आया। इसकी वजह पता है क्या है, इसकी वजह यह है कि इंटीजर और इंटीजर के दरमियान में अगर ऑपरेशंस होंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर यील्ड करेगा, ठीक है। ये सी लैंग्वेज का और सी प्लस प्लस का भी इवन रूल है। तो अगर मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हूँ ना तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर 0.6 है,
लेकिन मसला क्या है कि 5 भी इंटीजर है और 8 भी क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू क्या है, फ्लोट या फिर डबल। तो वो इसमें से फ्लोट पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा और जीरो वाला पार्ट रख लेगा और उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि बेसिकली वो काम कैसे। अच्छा, मैंने तो अब देखा यहाँ पे चैट में। अच्छा, आप मुझे काइंडली बता दिया करें कि जब बच्चे को सवाल कर रहे हो, हम एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो पता क्यों नहीं डिक्लेयर किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 5 दफ़ा प्रिंटफ लगानी थी, तो मैं 5 अलग वेरिएबल बनाता। तो मैंने कहा कि उसकी बजाय हम उसे डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। रिमाइंडर पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू इंट डिक्लेयर इनिशियलाइज किए तो एक बार %d कैसे, मेरा ऐसे रन नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा ऐसे रन नहीं हुआ था एक्चुअली में, पता क्या कि यहाँ पे लगी है ब्रैकेट। मैं इसको कह रहा हूँ कि %d की जगह a प्लस बी का जो आंसर आएगा वो तो एक ही इंटीजर होगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 13, 13 तो एक इंटीजर है, वो यहाँ पे प्रिंट कर दो, इसलिए ये यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, ये सेपरेट वेरिएबल्स के तौर पे यहाँ पे डील नहीं हो रहे, ये एक सिंगल ऑपरेशन के अंडर बाइंड कर दिए। ये जो काम मैंने किया है ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैंने बेसिकली ऑन द एडवांस लेवल ये काम किया कि int c इज इक्वल टू a प्लस बी किया और वो c को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यही काम बस बेसिकली एक स्टेप फर्दर जाके इस कोड को छोटा करके मैंने a प्लस बी डायरेक्टली c की जगह इधर ही लिख दिया था। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये वाला आखिरी पोर्शन दोबारा कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे तो लैब में भी ये समझ नहीं आया था, उस उधर भी मुझे एंजाइटी अटैक हो रहे थे, अब फिर अच्छा, रह गया। मैं इसको दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। काइंडली सर, काइंडली विद सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा हमाद, आप ऐसा करें कि ना, वो मैंने कहा था 15 मिनट्स ऊपर लेने हैं, तो अब आखिरी 10 मिनट है, तो इससे पहले ये डिस्टर्ब हो आप ना दूसरी मीटिंग का लिंक क्रिएट कर दें ताकि ये सब उस मीटिंग में आ जाएं, तो मैं वहाँ से इधर से कोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप दूसरा लिंक क्रिएट करके ना ग्रुप में शेयर कर दें। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। चलें, थैंक यू। आप सारे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम इधर से बात शुरू करते हैं, 10-15 मिनट में ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अच्छा, शुड आई स्टार्ट? सर ये जो आपने बात की थी आई हैव 2 कोर्सेज वाली, काइंडली रिपीट कर दें जब तक बच्चे नहीं आ जाते तब तक। ओके, मैं आपको बता देता हूँ 2 कोर्सेज वाली बात मैंने किधर कर दी थी। अच्छा, मैं बस इतना बता रहा था कि आप इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे ये अगर सिंगल कोट के अंदर मैं इंटीजर पे लिख रहा हूँ ना, तो वो क्या बनेगा, वो कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये नहीं समझना आप लोगों ने कि यहाँ पे एज एन इंटीजर बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। बस मैंने इतनी सी बात बताई थी, समझ लग गई? हाँ जी। स्ट्रिंग क्या चीज़ है सर? सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या को थोड़ा चीज़ है? एक्सप्लेन कर दे, डिफरेंशिएट कर दें बाकियों से। ओके, स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक टाइप ऑफ सेकेंडरी वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इंग्लिश का डेटा रख सकता हूँ। इंग्लिश का डेटा से मेरा मतलब है कि देखें, कैरेक्टर की ना लिमिटेशन है कि उसमें एक ही कैरेक्टर आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाटा आ जाता है। आपने अपना नाम रखवाना है तो आप स्ट्रिंग में रखवाएंगे ना। लेट्स से मैंने अपना नाम शयान रखवाना है तो स्ट्रिंग में रखवाऊंगा। मैंने एक सेंटेंस रखवाना है दैट शयान प्लेस फुटबॉल, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर तो नहीं आ सकता। तो बस ये स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग में सेंटेंस आएगा तो करेक्टर में एटलीस्ट एक वर्ड या एक नेम तो हम ले सकते हैं ना? नहीं, कैरेक्टर के अंदर आप मैक्सिमम एक कैरेक्टर ले सकते हैं बस, जैसे कि ए बी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। ओके, कुछ स्ट्रिंग को एग्जांपल्स हम दे दें, जी क्लैरिफाई हो जाए। ओके, मैं बता देता हूँ। कैरेक्टर के अंदर लेट्स से मैं इतना लिख सकता हूँ जैसे कैर सी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशंस और उसके अंदर ए आ गया, कैर सी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशंस उसके अंदर 3 लिख दिया। सर ये आप ठीक है, स्क्रीन है, ऐसे जुबानी तो नहीं पता चलता बिल्कुल। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे आपके लिखा हुआ था, मैं ऊपर जाके कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ये लें कि मेरे वेरिएबल का नाम लेट से ऐसा है, इसके अंदर मैक्सिमम इतना डेटा आ सकता है। अब ये दूसरा एनी में रखवा सकता है, यहाँ पे मैं अगर इसको चलाऊंगा ना कोड को तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर, उसके अंदर एक कैरेक्टर से ज़्यादा चीज़ आ ही नहीं सकती है। स्ट्रिंग ऑन दी अदर हैंड वो कुछ इस तरह बनती है। अब मैं बताना नहीं चाह रहा था, वो क्यों नहीं बताना चाह रहा था वो मैं इस लेक्चर के एंड पे बता दूंगा। उसमें इस तरह का डेटा आ जाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। स्ट्रिंग के अंदर कम प्रॉपर आप वर्ड्स रखवा सकते हैं, सेंटेंसेस रखवा सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर के अंदर आप एक कैरेक्टर रखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर फर्क है हमें इनमें। कोई साइन या सिंबल लिखना हो तो वो करेक्टर में आएगा? जी, लेकिन आप स्ट्रिंग के अंदर भी सिंगल कैरेक्टर रखवा सकते हैं।
आपको मना नहीं किया जाता, ये भी टोटली अलाउड है। सर ये आपने कैरेक्टर एस के आगे ये 10 क्यों लिखा है? जी, यही बात, इसी वजह से मैं कह रहा था अभी स्ट्रिंग डिस्कस ना कीजिएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। अभी आप देखें ना, मेरी बात सुनें, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप अभी उस पर हैं। आप लोग देखें, बहुत अच्छी बात है, क्यूरियस हैं चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन हर चीज़ के सीखने का एक टाइम है। अगर आप टाइम से पहले उस चीज़ को सीखने जाओगे तो उसके सीखने के लिए जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ना, जिनकी बेस के ऊपर आपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना था, आपके पास वही नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी तक आप भूल जाएं कि स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही करती है। आपके किसी टीचर ने आपको बताया स्ट्रिंग के बारे में? किसी भी टीचर ने जी प्रोग्रामिंग बताया। नहीं सर, हमें उन्होंने नहीं आपको स्ट्रिंग बना के दिखाई? उन्होंने बताया स्ट्रिंग कैसे काम करती है? कोड में प्रिंट नहीं किया बट एज एन एग्जांपल दिया था डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करते जी, हुए। बस एज ए डाटा टाइप ही आपको अभी बताएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा आपको स्ट्रिंग कब कराएंगे। लेकिन अभी तक बस अगर आपको फ़र्क समझ आ गया ना कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, तो अपना हैंड रेज़ कर दें, इससे ज़्यादा अभी आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम प्रीवियस एग्ज़ाम्पल को पढ़ लेते मैसेज हैं। देखिए। ओके, मैं ना चैट ओपन कर लेता हूँ, आप काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा। ओवरव्यू मैं पे दे दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं कोड के अंदर। तो मैंने आपको बताया था मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं बेसिकली, और उन 2 वेरिएबल्स के अंदर, अच्छा अभी सी को हटा के ना a+b कर देते हैं, वो ज़्यादा ही हो जाएगा। ओके, तो इनके अंदर जितने भी 5 अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो उसका रिमाइंडर लिया जा सकता है, या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर तो कोई मसला नहीं, आपको पता है इसका आंसर 13 है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर -3 है, आपको पता है कि जी इसका आंसर क्या 40 है। मसला डिवाइड और रिमाइंडर में बच्चों को आ रहा था, तो मैं वो बता रहा था। अच्छा, अगर मैं 13 को डिवाइड करूं 8 पे, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? कोई एक बच्चा टाइप करके बता दे। 13 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप टाइप करके बता सकते हैं। नहीं, 5 आएगा एक्चुअली में, जी 5 आएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? रिमाइंडर होता है कि एक दफ़ा समझ लेते हैं कि हम ना अगर प्रॉपर डिवाइड करने जाए ना तो हम डेसिमल में चले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हम डेसिमल में ना जाएं और हम इंटीजर्स के अंदर हैं, तो फिर उस केस में हमारा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो 13 पूरा 8 पे डिवाइड तो नहीं होता ना, तो जितनी वैल्यू बच जाती है वो मेरा रिमाइंडर होता है। तो 8 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा? 8, बाकी 5 तो मेरा बच गया, अब वो 8 पे तो डिवाइड नहीं होने वाला, वो बन जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये था एक केस। दूसरा केस क्या है कि जो नंबर जिस पे मैंने डिवाइड करना है वो 8 से छोटा निकला है, लेट्स से वो 2 निकल आएगा, तो अब 8 टाइम्स 1 भी करूंगा तो वो तो 8 आएगा, और 8 तो 2 से बड़ा है, तो ये काम तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं वो उससे छोटा निकल है, जैसे मैंने 2 डिवाइडेड बाई 8 करना है ना, तो 2 8 से छोटा है, तो 2 इटसेल्फ खुद ही रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब लॉजिक समझ आई कि 5 रिमाइंडर 8 का आंसर 5 कैसे आया था? वो हैंड रेस कर सकते हैं आप, मुझे लगता है मुझे शुरू के लेक्चर्स में बार बार बताना पड़ेगा, ठीक है? ये होता है रिमाइंडर, इस तरह काम करता है। ओके, अब डिवीजन की बात थी, मैं आपको बता रहा था कि 5 डिवाइडेड बाई 8 काइंडली अगेन। ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ना, मेरे पास एक्चुअली में ना अभी वो पेंसिल और पेज की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा, मैं आपको बड़े इजी लेवल पे लेकर बहुत पूछता हूँ, आपने बचपन में वो डिवीजन किया जिसके अंदर आप एक नंबर को वो डिवीजन वाले अपने साइन के अंदर रखते थे और एक नंबर को बाहर रखते थे, और फिर जितने से उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे उसको उसके ऊपर लिखते होते थे? कुछ इस तरह की डिवीजन आपके दिमाग में आ रही? ठीक है, अगर आप उस डिवीजन को याद रखें तो आपको याद होगा कि एंड पे आप एक लाइन लगाते थे और नीचे जो नंबर आता था वो आपका क्या होता था? रिमाइंडर होता था, ठीक है? तो आपको, अगर सबको ये पता है रिमाइंडर क्या होता है, तो हैंड रेस करें, पहली बात तो ये, ठीक है? अली भाई, अगर आपको पता है रिमाइंडर तो आप भी काइंडली लिख दें मुझे, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। तो ओके, अगर आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि अगर नंबर डिवाइड होने वाले नंबर से छोटा है ना, लेट्स से 2 डिवाइडेड बाई 8 हो रहा है, तो 2 तो 8 से छोटा है, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा, उसका रिमाइंडर बेसिकली 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 8 टाइम्स 1 तो 8 हो नहीं सकता, तो सबसे छोटा अब 0 ही बचता है ना मेरे पास, तो मैं 8 टाइम्स 0 करूंगा, वो आ जाएगा 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो इस तरह बेसिकली उसका आंसर 5, रिमाइंडर 8 का आंसर 5 आ रहा था, बस इतनी सी बात थी। सर ये रिमाइंडर यूज होना है हमारे कोड में? नहीं, बहुत कम,
एक जगह पे होगा, आपके ना इफ कंडीशंस के करीब जाके वो लैब आएगी, उसमें पूछेंगे। लूप वाली एक लैब में भी आएगा। सर ये लैब में हमें एल्स इफ एल्स ये सब कुछ बता रहे थे, एक लफ्ज भी समझ नहीं आया क्या बता रहे हैं, ए प्लस बी कैसे आ रहा है, वो सब कुछ पता नहीं लगा, इसका क्या हल है? आपको मैं यही बात बता रहा हूँ ना कि आप इस चीज़ को सोचना छोड़ दें। मैंने पहली बात ही इसलिए सेशन से बोली थी कि आपने ओवरवेल्म होने के बारे में सोचना ही नहीं है। बस अभी जितनी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, आपका जो कोर्स बनाया जाता है ना, वो बहुत ही अच्छे ऑर्डर में बनाया जाता है। हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड होती है, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। सलीना, मैं डिवाइडर और डिवाइडर ना खुद भूल गया हूँ नहीं तो मैं आपको बता देता। दो आप चेक कर लीजिएगा रिमाइंडर क्या होता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये खुद इटसेल्फ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी एक्सप्लेनेबल बात नहीं है। तो वो आप काइंडली ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप मैक्सिमम को ये समझ लगी होगी कि 5 रिमाइंडर 8 का आंसर 5 आया किस तरह, कि 8 टाइम्स 0 क्या हो गया 0, और रिमाइंडर क्या बचा 5, क्योंकि 8 टाइम्स 1 8 तो मैं कर ही नहीं सकता था। ठीक है, आप हैंड रेस कर दें अगर मैक्सिमम को समझ आ गया, ताकि हम आगे चलें। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइडर। अब हम आ जाते हैं डिवाइड के ऊपर, जो मेन मसला था, जिधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि असल में इशू आएगा। वो ये है कि अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आई बी एक्सपेक्टिंग कि आंसर 0.6 या इस तरह का कोई आंसर है, लेकिन आंसर आ गया था 0। तो मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर ये रूल है कि अगर दो इंटीजर के दरमियान कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब ए क्या है, इंटीजर, और बी भी क्या है, इंटीजर। तो ए डिवाइडेड बाई बी का आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अब a डिवाइडेड बाई बी का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.6, बट 0.6 कोई इंटीजर नहीं है। तो कंपाइलर पता है क्या करता है, वो डेसिमल वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है और इसको एक इंटीजर बनाकर प्रिंट कर देता है। इसलिए अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसका आंसर आप देखिएगा 0 प्रिंट हो रहा था। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज से फिर बचा कैसे जाए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को फ्लोट बना दो, इनको इंटीजर रहने ना दो, जब फसाद की जड़ इंटीजर है तो उसको खत्म कर दें। या यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ना स्पेसिफिकली एक ब्रैकेट डालो। अब ये प्रीवियस वर्जन में ये चीज़ भी अलाउड थी, क्योंकि मैं सी के कंपाइलर को बड़ी देर से चलते नहीं देखा। तो ठीक है, ये चीज़ अभी वो अलाउ नहीं कर रहा। फॉर द टाइमिंग हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को फ्लोट बना देते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगा कि वो किस तरह चलता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर मैं इसको फ्लोट बना दूंगा ना, और इसको भी क्या कर दूंगा, फ्लोट बना दूंगा, तो अब ये मसला नहीं करेगा। ठीक है, और अब ये देखिए यहाँ पे मुझे उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर्स फ्लोट वेरिएबल्स के साथ काम नहीं कर सकते। आपको बताया था ना मैंने कि रिमाइंडर काम ही इंटीजर के लिए करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसका आंसर 0.6 दे देगा। अभी क्यों नहीं एरर दे रहा? ओके, ये अब आपको पता है एरर क्यों आया। अगर ये कोई बच्चा गेस कर दे तो आई विल रियली बी हैप्पी, मुझे समझ आ जाएगी कि उसको एटलीस्ट कुछ समझ आई है। ये प्रिंट एफ देखिए, प्रिंट एफ के अंदर मसला है, पीछे कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमने ये इसका वो कन्वर्जन फैक्टर नहीं चेंज किया अभी। हाँ एग्जैक्टली, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पे क्या है कि हम इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हम फ्लोट करा रहे हैं, बस ये चीज़ चेंज करनी है। नाउ आई होप उसे चल जाना चाहिए। चले, ये ले, आपका आंसर आ गया फ्लोट के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब इसको दूसरे तरीके से अगर इंटीजर में रह के कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका भी मैं आपको लेटर ऑन आपके नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल एक तरीका ये था जो मैंने आपको इजी वाला बता दिया कि आप जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो हाईली प्रेफरेबल है इंटीजर्स को कम यूज करें। किसको यूज किया करें, फ्लोट को यूज किया करें। ठीक है, और ये बात आपको समझ लगी कि अब अगर आप इंटीजर्स के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो फिर आंसर क्या आया करेगा। अच्छा सलीना, गुड पॉइंट। ये वैसे आपने मेरे ख्याल में किसी और बात का पॉइंट रेस किया, लेकिन मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे इंट कर दूं और इसको मैं, ठीक है, इन तीनों लाइंस का मैं कमेंट कर दूं। मुझे डिवाइड में मसला आ रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फ्लोट लिख दो। आई एम जस्ट चेकिंग, मुझे पता नहीं है काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे %f रहने देते हैं। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। वो एक्चुअली में पता क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे तो बता दिया था कि इसको फ्लोट कैलकुलेट करो, मैंने यहाँ पे %d दिया हुआ था, इसलिए वो मुझे 0 प्रिंट करके दे रहा था। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि आप बेसिकली जहाँ पे इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, देखें अब तो ये इंट है ना, तो क्या करें, मैं आपको साइड पे लिख के बताता हूँ। दिस लुक्स अ लॉट मेसी। तो ये देखें a डिवाइडेड बाई b है ना, तो ये, तो इससे पहले एक ब्रैकेट डालो, उसके अंदर फ्लोट लिख दो, ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि भाई जो इसका आंसर आना वो एक फ्लोट वैल्यू होगी। ठीक हो गया, बस इतना सा करना था। ये बात समझ लगी?
जी इट्स टाइप कास्टिंग, सब हैंड रेस कर दें। अच्छा, अभी तक किसी को कोई एम्बिग्विटी है तो वो कोई सवाल कर सकता, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। रिपीट कर दें, ठीक है। मैंने 2 बातें बताई थी, बस इसको ही लेके बताई थी। वो ये थी कि इंटीजर और इंटीजर में जब ऑपरेशन होता है ना तो आंसर इंटीजर आता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आंसर फ्लोट है तो या तो इन दोनों को फ्लोट बना दें। फॉर द टाइमिंग आप कहते हैं मैं नहीं बनाना चाहता, फिर तो मेरा रिमाइंडर वाला पोर्शन ही नहीं काम करेगा, क्योंकि वो तो फ्लोट के साथ काम ही नहीं करता। तो फिर आप क्या करें, जहां पे आप इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे पहले आप एक ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पे देखें ये इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं, उससे पहले एक ब्रैकेट लगाएं और उसमें लिखते हैं फ्लोट, ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि इसका आंसर मुझे इंटीजर नहीं कैलकुलेट करना, इसका आंसर फ्लोट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 0.62 का मैंने ये वाला पोर्शन डिस्कार्ड नहीं करना। क्यों नहीं डिस्कार्ड करना, क्योंकि अब मैंने उसे बता दिया कि भाई फ्लोट चाहिए, और यहाँ पे मैं यहाँ पे %f लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ मेरा कंपाइलर एक फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करे। तो ये बात बताई थी आपको, ठीक है, समझ लग गई आपको? इसको सर जरा प्रिंट करें दोबारा। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप टाइप कर दें। अगर आपका माइक का ऐसा इशू होता है ना, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स की आवाज़ मुझे भी क्लियर नहीं आती, फिर इस तरह एग्जैक्टली पता भी नहीं चलता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं 1-2 मिनट इधर ही हूँ, आपका कोई भी सवाल आप उसे टाइप कर दें। प्रिंट करें इसको दोबारा, ठीक है। सर फ्लोट लिखना जरूरी है, यस, इफ यू वांट कि आप फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करें फिर आपको फ्लोट लिखना जरूरी है। अच्छा, रिमाइंडर का दोबारा बता दें। रिमाइंडर का क्या पूछ, आपके भी माइक का इशू, आप भी काइंडली टाइप कर दें। सर ये जब अगर हम इंटी करें तो 5/8 का जवाब 5 क्यों नहीं आया? देखिए ना, वो रिमाइंडर था। 5/8 का जवाब क्या होगा, आप मुझे खुद बता दें। क्या 5 8 से डिवाइड हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना, 5 तो 8 से छोटा है, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग 0 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन क्योंकि हम इंटीजर्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो फिर इंटीजर वैल्यू रह जाएगी। अगर हम 5.0 और 8.0 कर दे, रिमाइंडर नहीं काम करेगा? जी नहीं काम करेगा, अगर आप उनकी टाइप को इंट से हटा के फ्लोट भी करें और फिर 5.0 और 8.0 करें तो रिमाइंडर काम नहीं करेगा। देखें, डिबेट ये नहीं है कि 5.0 है कि 5 है, डिबेट ये है कि उसके पीछे इंट लिखा हुआ है कि फ्लोट लिखा हुआ है। तो वो जो इंट और फ्लोट का कीवर्ड है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर का दोबारा बता दें। अब्दुल्ला, रिमाइंडर का एग्जैक्टली क्या पार्ट आप चाह रहे हैं जो आपको दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं? क्योंकि एक बात तो मैंने आपको बता दी कि 5 रिमाइंडर 8 का आंसर 5 किस तरह आ रहा है, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपको उसमें इशू है तो मैंने ना एक पर्सनली एमजी मैंने ये करके देखा नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं। सिंटैक्स एरर नहीं आएगा ना तो वो 0.0 को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड करके उसको इंट बना देगा, क्योंकि जो पीछे इंट लिखा है ना ये बहुत अथॉरिटी होल्ड करता है, और सी और C++ में बहुत ही ज्यादा करता है। अच्छा, डिवाइड वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर से 4 नंबर वाला रिजल्ट प्रिंट करेगा, तो इंट में ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। तो क्या पर्पस के लिए यूज होता है रिमाइंडर? रिमाइंडर किस पर्पस के लिए यूज होता है? अच्छा, आप ना थोड़ी देर रुक जाइएगा, हम आगे कुछ इस तरह के सवाल करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर इधर ऐसे यूज होना है, ठीक है। पर्पस पे ना आ जाए, अभी तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, अभी चीज़ों को बस समझें, उसको ग्रास्प करें कि चीज़ें काम कैसे करी हैं। हम पर्पस भी देखेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है। अभी तक के लिए आपको बस जितने कॉन्सेप्ट सबको बताए गए हैं, मैं सबसे कलेक्टिवली पूछने लगा हूँ कि आप सबको समझ आ गया, तो आप हैंड रेज करें। लाइब्रेरी क्या, मैं बता देता हूँ। ओके, बाकी का हैंड रेज। लाइब्रेरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं जिनको मैंने ऑर्डर से रखा हुआ है, ठीक है। तो अब किसी भी फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है, एक बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करना है जो कि पहले से डिफाइंड है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यार ऊपर ये लाइब्रेरी इंक्लूड करो। अब इस लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं ये मेरे पास एक्सेसिबल होंगे। अगर मैं ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करता ना तो फिर कुछ इस तरह का मसला आएगा। करके दिखा देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। असल में ना बहुत रश लगा हुआ, लेकिन तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी वाले पार्ट को भी क्या कर देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे कमेंट करूंगा तो इसका मतलब लाइब्रेरी कभी इंक्लूड मैंने की ही नहीं थी। और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंटफ लगाऊंगा, प्रिंटफ के अंदर मैं यस प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना सा काम करूंगा और मैं इसको रन करता हूँ। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ, वार्निंग इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्टफ, और अब आगे नॉट इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। इन तीनों बातों का आसान मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि ये तब तक आपका फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप
ये ना बताएं कि ये आप किस लाइब्रेरी का उठा के ला रहे हैं, तो ऊपर लाइब्रेरी को इंक्लूड करें। ठीक हो गया? आपको लगी समझ आमना? ओके। सर आपने जो लास्ट में जो भी पार्ट एक्सप्लेन किया, फॉर्मेट, स्पेसिफाई की स्पेसिफिकेशन, वो सारी समझ आ गई है उन्हें किस तरह यूज़ करना है, लेकिन कोड टाइप करते हुए ना सीक्वेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। सीक्वेंस में आपकी किस तरह गड़बड़ होती है? अगर आप मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस एक्सप्लेन कर दें जिसमें आपके साथ सीक्वेंस में गड़बड़ हुई, तो फिर मैं उसको बेहतर समझा सकता हूँ। एज सच एग्जांपल माइंड में नहीं आ रही, बट डेटा टाइप्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जैसे हम डिफरेंट मतलब लाइंस में एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं प्रिंटफ के साथ, तो उनके सीक्वेंस का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर? नहीं, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। और अगर आप मल्टीपल एग्जांपल्स को एक ही कोड में लिख रहे हैं तो उसको कमेंट कर दिया करें। बेहतर तरीका ये होता है ताकि अगले वाले कोड के चलने के एग्जीक्यूशन में पिछले वाला मसला ना करे। दो जब आप असाइनमेंट्स करेंगे, अगर आपको कहीं पे इशू आएगा तो फिर वहां पे देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह की बात को एज्यूम करना कि सीक्वेंस में इस तरह का इशू आ सकता है और फिर उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना, ऑल दिस वाइल जब वो प्रॉब्लम अभी तक हम फेस की ही नहीं है, ये थोड़ी सी ना मुश्किल बात हो जाती है। तो जब वो इशू आएगा, उस सीक्वेंस का इशू आएगा, तो तब देख के हम बेहतर समझा पाएंगे कि एक्चुअली में इशू है क्या और क्या ये सीक्वेंस का इशू है भी कि नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी बड़ी ज़रूरी बात होती है। तो ये बातें जब इंशाल्लाह इशू आएगा हम तब देख लेंगे। आप लोग ना मैं आपको एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने कुछ पूछना पूछ लें, नहीं तो मैं अगली बात करूँ। श्यान भाई, आपने बताया था कि जो स्ट्रिंग है उसमें हम मल्टीपल इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक है कि हम सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स को ही यूज़ कर सकते हैं? जी, अभी तो आप पीएफ पढ़ रहे हो ना, तो अभी के लिए आप सिर्फ इंग्लिश को यूज़ करो। ठीक है, मगर मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो कहते हैं कि स्ट्रिंग को हम किसी भी मतलब के चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है या जो भी वैल्यूज़ है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप इस तरह पूछ रहे थे, मुझे लगा आप दूसरी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बात बता दी थी, पिछले बच्चे ने सवाल किया था ना, तो मैंने बोला था, मैंने कहा था अगर डबल कोटेशन लग गए तो उसके अंदर चाहे इंटीजर आ जाए, चाहे फ्लोट आ जाए, चाहे आपके पास कुछ भी आ जाए, स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक है ना? तो उसकी अपनी टाइप रियल वर्ल्ड में क्या है वो मैटर नहीं कर रही, ये मैटर कर रहा है कि वो डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है? तो अगर मैं डबल कोट्स के अंदर 2 लिख रहा हूँ, काइंडली माइक बंद कर दीजिएगा। अगर डबल कोट्स के अंदर 2 आ रहा है तो वो भी स्ट्रिंग है। और शयान भाई, ये जिस तरह हमने करैक्टर और फ्लोट वगैरह के सबके वो हमने जो फंक्शंस वगैरह लिखे, जैसे कि इंट था इंटीजर का, इस तरह स्ट्रिंग का भी कोई होता है तो वो काइंडली मेंशन कर दीजिए। ओके, अब हम स्ट्रिंग डिस्कस कर लेते हैं। सिंस मैंने आपको बड़ी देर का कहा हुआ था कि हम स्ट्रिंग्स पे बात करेंगे, आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप सारे ज़रा माइक बंद कर दें, तो इस डिस्कशन को करते हैं। इसके बाद आपके लेक्चर का कंटेंट कवर हो गया। बिफोर हम इस डिबेट के अंदर इन्वॉल्व हों, शहीर आप टाइप कर दीजिए काइंडली। तो बिफोर हम इस डिबेट में जाएं कि वेदर हमें स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसका मसला क्या है, तो वो हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले मुझे ये बताएं, जितनी चीज़ें मैंने आज डिस्कस की, जिसमें लाइब्रेरीज थी, वेरिएबल्स था, यूज़र इनपुट था और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस था, ये 4 चीज़ें आज बताएं। ये चारों चीज़ें समझ आ गई हैं तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, अब आपने माइक ऑफ कर लीजिए और अब आप मुझे टाइप करके पूछिए। ओके, कोर्स में क्या क्या आता है और कैसे आता है? सर एक दफ़ा अरिथमेटिक पोर्शन रिपीट कर दें। मैं वो पोर्शन रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद सीक्वेंस में भी प्रॉब्लम आती है क्या कोर्स? तो अभी हम इंट्रोस में चल रहे हैं तो क्विज वगैरह ठीक है, मैं बता देता हूँ। चले मैं ये दोनों बातें बता देता हूँ, इसके बाद में डिबेट करते हैं उसके ऊपर। एक्चुअली में हमारे पास 15 मिनट है, मैंने इसमें सेशन क्लोज करना है, आगे जावा का सेशन भी स्टार्ट होना है, तो चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दो बातें, अगर आप सीक्वेंस कुछ इस तरह बता रही है ना कि लेट्स से मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे, एक वेरिएबल इंट ए और कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 वेरिएबल्स मैंने इंट टाइप के बना ली, ऐसे भी बन जाते होते हैं। ठीक है? तो प्रिंटफ के अंदर मैंने अगर ऐसे लिख दिया %d कॉमा %d, तो देखो आप जो चाह रहे हो ना जोन सा वेरिएबल इसकी जगह प्रिंट हो, तो उसका सीक्वेंस पहले ही देना है, क्योंकि ये वाला %d पहले आ रहा है। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि यार सी पहले प्रिंट हो जाए, तो पहले मैं सी लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ इसकी जगह ए प्रिंट हो, तो मैं दूसरे नंबर पे ये %d आ रहा है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं ए लिख दूंगा। अब ये तीसरा %d है, इसकी जगह अब ए की बचता है, बी बचता है। मैं चाहूँ तो मैं दोबारा ए को इसकी जगह प्रिंट करा दूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है?
ये हो गया सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस तब समझ आएगा जब आप इसको एक्चुअली में कोड करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी होंगी थ्रू एरर्स एंड थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अरिथमेटिक वाला पोर्शन जो है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि रिमाइंडर जो है वो सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है। अब देखिए, रिमाइंडर प्रोग्रामेटिकली बात करें तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर इसे विद रिस्पेक्ट टू मैथ समझेंगे ना, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि 5 रिमाइंडर 8 का आंसर 5 कैसे आता है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है। जिधर तक डिवीजन की बात थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा। लेट्स सपोज 5 डिवाइडेड बाई 8, जो कि यहाँ पर मैं कर रहा था, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर आता है 0.62, लेकिन ये तो डबल वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, तो वो इसका डेसिमल डिस्कार्ड कर देता था और इसका इंटीजर रख लेता था और जीरो को क्या कर देता था, प्रिंट कर देता था। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेरिएबल्स इंटीजर ही रहें और आंसर डबल में आए, तो फिर आप क्या करें, आप यहाँ पे साथ जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ब्रैकेट में फ्लोट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, फ्लोट लिख दिया है। अगर ये काम नहीं करना तो फिर आप इन दोनों को यहाँ पे इंट से हटा के फ्लोट बना दें। इसके अलावा अरिथमेटिक के पोर्शन में ऐसे कोई बात नहीं हुई, ठीक है। कैन वी डिवाइड फ्लोट बाय इंटीजर, आई गेस हाँ जी, वो तो कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। इनपुट पार्ट प्लीज। ओके, इनपुट पार्ट के अंदर मैंने ऐसे भी कोई उसके अंदर बात नहीं की थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपने जिस वेरिएबल में इनपुट लेनी है ना, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। तो %d लिखना है और फिर आपने क्या करना है, आपने एड्रेस ऑपरेटर डालना है। ये एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, ये बाद की कहानी है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने भूलना नहीं है कि आपने एड्रेस ऑपरेटर डालना है। और एड्रेस ऑपरेटर के साथ आपने कहना है कि ये वेरिएबल है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं कंपाइलर को कह रहा हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू डालो, इस वेरिएबल के एड्रेस के अंदर डालो, बस। और इसके अलावा यूजर से इनपुट लेने की कहानी है सच कोई भी नहीं है, बस ये टोटल बात है, ठीक है। हाँ जी, अब मैम लास्ट बात पे आते हैं। अगर इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है, क्लास टाइम चूंकि एंड हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर लीजिएगा, उसके बारे में भी आपको एंड पे डिटेल्स देता हूँ। तो आपने इस क्लास के एंड तक बैठना है, क्योंकि मैंने एंड पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके जानी है। ओके, स्ट्रिंग्स क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी डेटा टाइप्स आती है, उसमें एक डेटा टाइप आप पढ़ोगे एरे, जो कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है। स्ट्रिंग भी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। स्ट्रिंग इटसेल्फ एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे एक्ट नहीं करता जैसे वो C++ में करता है, इवन तो वहां पे भी नहीं करता, वो भी डिबेटेबल बात है। तो स्ट्रिंग क्या है, वो एक अरे की कैरेक्टर की अरे है। आप में से एक बच्चे ने पूछा था ना, जब मैंने लिखा था कैर सी और आगे ब्रैकेट में 10 लिख दिया था, कि आपने ब्रैकेट में 10 क्या लिखा है, वो बेसिकली उस अरे की लेंथ थी। अब समझ आई मैं क्यों कह रहा था स्ट्रिंग्स अभी ना पढ़ो, क्योंकि जब तक आपने अरेज नहीं पढ़ी होंगी, आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अरे में इंडेक्सेस को कैसे निकालना है, अरे के इंडेक्सेस को सर्टेन इंडेक्स पे कैसे पहुंचना है, रिप्लेस कैसे करना है, तो आप स्ट्रिंग को नहीं समझ सकते। तो अरे इज अ प्री रिक्विजिट फॉर स्ट्रिंग, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी के लिए स्ट्रिंग्स को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। ये बात बतानी थी कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की एरे है। तो जब आप एरे पढ़ेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इन डिटेल सेशन, बल्कि मैं पूरा लेक्चर स्ट्रिंग को डेडिकेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आज का ये हमारा पहला लेक्चर था। आई होप कि यार मैंने कोई वैल्यू ऐड की होगी। अच्छा, बिफोर गोइंग एक बात तो मैं बताई नहीं, मैं ना चलें ठीक है, मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। जो हमारे मोहतरम भाई आए थे ना, और वो बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके गए थे, उनकी सोसाइटी ने एक दौर में जब वो एक्टिव थी ना, ठीक है, वो मैं आप क्लासेस के स्केड्यूल की टेंशन ना लें। अगेन ये C++ के रिलेटेड या सी के रिलेटेड बात नहीं है, ये हम इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। ओके, तो वो जो भाई आए थे, उनकी सोसाइटी ने किसी दौर में कोडिंग कंपटीशन रखा था, और उस कोडिंग कंपटीशन में एक सवाल आया था, जो सवाल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का था। एंड आई बिलीव आप लोगों को वो सवाल पता होना चाहिए। ये आज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता था। वो ये है कि अगर तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इंट val इज इक्वल टू C, चल printf %d val। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने एक मैं ऊपर देख लूं, मैंने सब कमेंट रखा हुआ है। ओके, मैंने एक val टाइप का इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर रखवा दिया। तो क्या ये एरर है, इसका क्या मसला होगा? जिसको लगता है ना ये एरर है, वो जरा हैंड रेज करे, मैं जानना चाहता हूँ क्लास पार्टिसिपेशन किस तरह की। हाफिज, वो सी के अंदर नहीं, वो C++ में स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप एग्जिस्ट कर रही है। सी के अंदर हम उसको भी प्रेफरेबली यूज नहीं करते। अगर हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें, हम स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि सब स्ट्रिंग यूज करें।
और अब स्ट्रिंग की डिबेट से काइंडली आप बाहर आ जाए सारे, उसके ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे। ओके, एरर आना चाहिए, ठीक है, जस्टिफाइड आपकी बात। आप कह रहे हैं कि ये कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं करेक्टर एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ और मेरी ऑडेसिटी प्रिंट भी इंटीजर कर रहा हूँ, तो चले देखते हैं एरर क्या आता है, उसको पढ़ते हैं एरर को। लेकिन एरर नहीं आया, वैल्यू आ गई है 99। कोई बच्चा बता सकता है ये 99 वैल्यू क्या है? मैंने गार्बेज है। करेक्टर्स ये ना आई थिंक सो ये इसकी आस्की वैल्यू होगी सी की। एग्जैक्टली ये आस्की वैल्यूज हैं। आपके जो करेक्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली बैकएंड के ऊपर आस्की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अच्छा, आप आस्की वैल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ये डेसिमल वैल्यूज हैं, ये हर करेक्टर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। कोमा के साथ आस्की वैल्यू 44 एसोसिएटेड है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपने अगर किसी करेक्टर की आस्की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराना है, उसको आप एक इंटीजर के अंदर स्टोर करा दें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैं चाह रहा था मैं आज आप लोगों को बता दूं, जो मैंने एक कोडिंग कंपटीशन के अंदर देखा। दो ये डिबेटेबल है कि ये देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, वो अलग बात है। ओके, तो अब आज का लेसन अगर आप लोगों को समझ आ गया, जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि बहुत इजी थे, अगर आप रिवाइज करेंगे, मैं आपको लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो आप हैंड रेस कर दें। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग एंड करने तैमूर, मैं इनसे आखिरी बात करता हूँ, ये बात वैसे लेक्चर का पार्ट नहीं है, तो फिर सर ये आस्क की वैल्यू